देखिए, आप लोगों को पॉलिटी में देखते होंगे, पॉलिटी अर्थात आपका कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में मैंने आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। एक वीडियो आप लोगों के लिए, एक क्या, इसको हम कई पार्ट में आप लोगों के लिए देंगे। खास करके विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग टॉपिक होता है पॉलिटी में दो चीज, एक तो अमेंडमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, और दूसरा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है वो आप लोगों का आर्टिकल। ये दोनों टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत होती है, एक तो अमेंडमेंट जिसे हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं, एक आपका आर्टिकल जो आप लोगों का आर्टिकल के बारे में बताता है। तो इन दोनों मुद्दों पर आज हम विशेष कर चर्चा करेंगे और आप लोगों को बात बताएंगे कि आप लोगों के लिए कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को उसी को पढ़ना है, उसी पे आप लोगों को ज्यादातर फोकस करना है, वही आप लोगों के पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। तो हम आप लोगों को एक एक बात बताने चल रहे हैं, जरूर देखिएगा। पहली बातें आप लोगों को देखते हैं। पहला चीज जो आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ अमेंडमेंट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा अमेंडमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951। अब संविधान संशोधन की बात आई है तो संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। पूछा जाता है क्वेश्चन संविधान संशोधन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 368 में की गई है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन क्या होता है, तो संविधान में संशोधन करना ही संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको मिली है, तो संसद को मिली है। और संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसको मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट को मिली है। तो इसी तरीके से आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। तो कुछ बहुत सारे संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन की बात आई है तो संविधान संशोधन के बारे में हम कुछ बातें बता देते हैं। संविधान संशोधन एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें क्या होता है, इसको चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में से इसको आरंभ किया जा सकता है। कोई बाध्यता नहीं है, चाहे लोकसभा शुरू करे चाहे राज्यसभा शुरू करे, दोनों सदनों में से इसको किसी भी सदन में से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन साधारणतः इसे हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा से। माना जाता है, परंपरा बना ली गई है कि ऐसा संविधान में संशोधन करने की शक्ति लोकसभा को मिली है, लेकिन शुरू दोनों में हो सकता है, चाहे लोकसभा शुरू करे चाहे राज्यसभा शुरू करे। अगर लोकसभा ने इस संविधान संशोधन पे अपनी स्वीकृति दी, राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो इसमें ना तो 14 दिन मिलेगा और ना ही उसकी स्वीकृति के बिना ये पास होगा, ये खत्म हो जाएगा, अर्थात ये लैप्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, दोनों से पास होने के बाद जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट भी ना तो इसमें वीटो कर सकते हैं, ना तो इसको पुनर्विचार के लिए दोबारा सदन को वापस भेज सकते हैं। अगर उन्होंने अपने पास रोक लिया तो ये प्रस्ताव वहां भी खत्म, ये बात होती है। और संविधान संशोधन विधेयक में आर्टिकल 108 के तहत कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 108 जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक जब आर्टिकल 108 की बात आई है तो आर्टिकल 108 में क्या है, ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 में क्या है, तो ज्वाइंट सेशन की बात की गई है। और ज्वाइंट सेशन अगर दोनों, आर्टिकल 108 में क्या है, ज्वाइंट सेशन, और आर्टिकल 108 के तहत इसमें ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान नहीं है। तो मैंने आप लोगों को इतनी बात बताई, कितनी बात बताई, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन साधारणता या बात बना ली गई है कि ये लोकसभा से स्टार्ट होता है और इसे लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा इसको रोक लिया तो ये विधेयक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति ने भी रोका तो भी ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आर्टिकल 108 के तहत कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। और एक बात और आती है, इस विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन सारे विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें सब में आपके एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। तथा इस संशोधन को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक में है। इसमें कोई पूर्वानुमति की आवश्यकता उनको नहीं प्राप्त है। तो संविधान संशोधन के बारे में आप लोगों ने इतना चीज देखा। अब कुछ संविधान संशोधन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान संशोधन क्या होते हैं? तो संविधान संशोधन आप लोगों को, पहला संविधान संशोधन 1951 में आया। पहले संविधान संशोधन 1951 में आया। उस संविधान संशोधन हम ले रहे हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 7th अमेंडमेंट 1956 में आया। अमेंडमेंट 1956 में आया, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसी संविधान संशोधन पे हम चर्चा करेंगे। बाकी सारे संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे। 15th अमेंडमेंट 1962 में आया। 15वां संविधान संशोधन 1962। अगला संविधान संशोधन जिसे हम लोग बोलते हैं 17th अमेंडमेंट 1964 में आया। 21st अमेंडमेंट 21वां संविधान संशोधन है 21st अमेंडमेंट 1967 में आया। बस इतने संविधान संशोधन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुल 5 है, पांचों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और 2 और ले लेते हैं। 24th अमेंडमेंट 1971, 25th अमेंडमेंट 1971 और 26th अमेंडमेंट 1971। 1 2 3 4 5 6 7 8 संविधान संशोधन मैंने लिया। पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या जोड़ा गया? तो आप लोगों का 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th शेड्यूल है क्या? 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची आप लोगों को पता है किससे संबंधित है? भूमि सुधार संबंधी कानून से। 9th शेड्यूल को अगर संसद ने 9वीं सूची को, और 9वीं सूची जो 9वीं सूची का मतलब ये हो गया कि पूरे संविधान में संशोधन करना है या संविधान में कुछ विषय को डालना है नई अनुसूची में, तो मेनली संविधान संशोधन के ही तहत होगा। अगर नई अनुसूची में किसी विषयों को डाल दिया जाता है तो वो विषय क्या हो जाता है? आपके न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हो जाता है। नई अनुसूची का मतलब यही होता है कि उस पर न्यायपालिका अपनी समीक्षा नहीं कर सकती है, अर्थात न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हो जाता है। 9th शेड्यूल जोड़ने का एक पीछे मकसद था कि जो भूमि सुधार संबंधी कानून है, जो जमींदारी व्यवस्था भारत में चरम पर थी आजादी के बाद से, उन सभी जमींदारी व्यवस्था को तोड़ करके समाज में विषमता मूलक समाज बनाना, एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना और सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा सभी लोगों के लिए एक रोजगार की सृजन करने के लिए सरकार ऐसा कर रही थी। 9th शेड्यूल में किसी विषयों को डालने पर वो न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हो जाता है। 9th शेड्यूल यही कहता है। लेकिन ये कब तक था, इस पे भी कई बात है। 9th शेड्यूल आप लोगों को पता है। 9th शेड्यूल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत क्या जोड़ा गया था? तो 9th शेड्यूल इज एडेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर 1951। अगली बात आती है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था? तो इसमें यह किया गया था, जो आप लोगों के पहले 14 स्टेट थे और 7 यूटी थे। पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 7 यूटी बनाए गए थे, तो दूसरा कोई और संविधान संशोधन नहीं बल्कि 7वां संविधान संशोधन 1956 था। 14 स्टेट और 7 यूटी। इसमें सेकंड बात क्या की गई थी? जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की जो अब तक एक राज्यपाल तक से एक स्टेट के राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य में रहेंगे। अब उसमें क्या किया गया कि एक या एक से अधिक राज्य के राज्यपाल एक ही व्यक्ति रह सकते हैं, ये इसमें किया गया था। क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। पहली बात 14 स्टेट 7 यूटी जोड़ा गया था। दूसरी बात मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। अगली बात आती है 15 अमेंडमेंट 1962, 15वां संविधान संशोधन 1962। तो इसमें जो उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के जो नियुक्ति की सीमा है और हाई कोर्ट की नियुक्ति की सीमा उच्च न्यायालय की कितनी हो गई 62 हो गई और हाई कोर्ट की कितनी हो गई 65 हो गई। ये 60 से बढ़कर के 65 हो गई इनके रिटायरमेंट की एज और ये 62 से बढ़कर के 65 हो गई। किस संविधान संशोधन में? 15वां संविधान संशोधन 1962 में। अगली बात आती है 17th अमेंडमेंट 1964 में। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 और 17th अमेंडमेंट 1964 में। इसमें क्या बात हुई थी? तो 17th अमेंडमेंट 1964 में इसमें कुछ जो नवीन सूची में कुछ और प्रावधान जोड़े गए थे। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किए गए थे? जो नवीन सूची थे उसमें कुछ कानून और जोड़े गए थे। देखिए, एक संविधान संशोधन के माध्यम से ही उसमें कानून जोड़े जाएंगे और जब उसमें कोई कानून जोड़ दिया जाता है तो न्यायपालिका क्या उचित है क्या अनुचित है इस पर अपनी समीक्षा नहीं कर सकती है। ये 17th अमेंडमेंट 1964 में था। 21वां अमेंडमेंट 1967 में क्या था? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आप लोगों को पता होगा संविधान जब लागू हुआ था तो या मूल संविधान में आपकी 14 भाषा थी, बाद में कितनी हो गई? 22 हो गई। पहले 14 से बढ़ी 14, लास्ट में आप लोगों को पता है 21वें में क्या जोड़ी गई? तो 21 में आप लोगों को पता है 21वां अमेंडमेंट 1967। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों को 71वें में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92 अमेंडमेंट में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा जोड़ी गई थी। तो इसमें 14वें में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को आपकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जगह मिली थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगली बात आती है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें संसद की संसदीय व्यवस्था को बहुत विस्तारित किया गया था। अब कह दिया गया था संसद पूरे संविधान में मूल अधिकार सहित कहीं भी संशोधन कर सकती है और इसे न्यायपालिका क्या गलत है, क्या मतलब क्या सही है, क्या गलत है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी। मतलब इसमें यह किया गया था कि संसद पूरे संविधान में मूल अधिकार सहित कहीं भी संशोधन कर सकती है। मतलब संसद की संसदीय शक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा या किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया गया था कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन आपको भारत में पता है कि ना भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है ना संसद की सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो संविधान की सर्वोच्चता है। दोनों लोग संविधान के दायरे में ही रह करके अपना काम करेंगे। एक लोग संविधान में जो गड़बड़ी होगी उसको सुधार करेंगे और दूसरे लोग क्या करेंगे? जो संविधान की गड़बड़ी है, जो संसद ने सुधार किया है, क्या वो संविधान के दायरे में ही रहकर किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो उस संवैधानिक संशोधन को अवैध करार दे सकती है। ये कहा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। ये कहा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 25वां सबसे इंपॉर्टेंट है। 25वां अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा अमेंडमेंट है जो आपके डीपीएसपी, जिसे हम लोग बोलते हैं नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत, जो भाग 4 में है, उसमें यह कहा गया था कि 2 नीति निदेशक सिद्धांत ऐसे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट से भी बड़े हैं। अगर उस नीति निदेशक सिद्धांत को सरकार लागू कराने के लिए अगर आपके किसी भी, चाहे आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, चाहे आपका 14 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। 14 विधि की समक्ष क्षमता, 19 में आप लोगों को बोलने की आजादी मिली है, 20 में आप लोगों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 21 जो आपको पूरी तरीके से लाइफ की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें यह कहा गया था कि अगर सरकार 2 नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं, उसमें क्या कहा गया था? तो उसमें यही बात की गई थी समाजवादी व्यवस्था लाना। समाजवादी का मतलब होता है सबके साथ एक साथ जैसा व्यवहार करना, अर्थात पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलना, वही कहलाता है समाजवाद। समाजवाद, जहां पर समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए सरकार किसी का भी फंडामेंटल राइट, चाहे वो 14 हो, चाहे आप लोगों का 14 हो गया, आप लोगों का 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर सरकार वायलेशन करती है 14, 19, 20, 21 का, तो आप उस आधार पे ये क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका अगर समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, अगर आपका कुछ जाएगा तो उसके बदले में आपको सरकार
पूरे सभी लोगों के हित में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब आपके एक लोगों की बलिदान में पूरे कल्याण का हित छुपा है और उसी कल्याण के हित में आप भी एक समाज के एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो। इसलिए सरकार ऐसा करने पे रोक लगाई है कि अगर सरकार दो नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं तो आप लोगों को इसमें क्या, उसमें 39 खा अर्थात 39 बी और 39 सी में ये कहा गया है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है तो उसे इस आधार पे ये कोई नागरिक कहे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो उसे उस आधार पे अवैध करार दिया जाएगा। ये आप लोगों के 25th अमेंडमेंट 1971 में कहा गया था। अब 39 बी और सी है क्या, ये भी सुन लीजिए। बी और सी क्या है, तो बी और सी देखिए, बी में ये कहा गया है देश के समुदाय एवं संसाधनों पर सबका स्वामित्व इस प्रकार हो कि सभी लोगों का हित हो सके। अब देश के समुदाय मतलब जैसे किसी की जमीन है, कोई नीचे अगर कोई क्रूड ऑयल निकल रहा है तो उस पर किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो पूरे समाज की प्रॉपर्टी है, समाज के अंदर रहने वाले एक हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से वो ये नहीं कह सकता है ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है मेरी, तो इस तरीके से ये रोक लिया। जैसे मान लेते हैं सरकार रेलवे लाइन को बढ़ा रही है, अब अगल बगल किसी की जमीन चली जा रही है तो सरकार ऐसा कर सकती है, उसके बदले में सरकार उनको कंपनसेशन देती है अर्थात क्षतिपूर्ति देती है। तो इसी तरीके से 39 बी में क्या कहा गया, तो 39 बी में आप लोगों ने देखा क्या बात कही गई थी, तो 39 बी में ये कहा गया था कि देश के सामुदायिक या देश के समस्त संसाधनों पर स्वामित्व इस प्रकार हो कि उसमें सभी लोगों का कल्याण छुपा हो। मतलब किसी एक व्यक्ति या विशेष का नहीं बल्कि उसका कल्याण देश हित में, राष्ट्र हित में हो। 39 सी क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि धन के और उत्पादन के साधनों का जनता के प्रति कोई अहितकारी संकेंद्रण ना होने पाए। मतलब जनता के प्रति कोई अहितकारी मतलब उसके हित में कुछ हो, ऐसा ना हो कि उसके अहित में कुछ हो रहा हो, तो ऐसा कर सकती है। ऐसे में किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसे इस आधार पर क्लेम नहीं माना जाएगा। और इसमें नेक्स्ट बातें की गई थी जो आप लोग को ध्यान रखनी है। इसमें 25th अमेंडमेंट 1971 में सरकार ने एक शब्द जोड़ दिया था। जैसे अब तक क्या था, अब तक आप लोग देखते थे अब तक आप लोगों ने देखा था कि सरकारें क्या कर रही थी, तो सरकारें सब लोगों को जो इसमें एक बात जोड़ दी गई थी, जो एक रकम शब्द था, रकम शब्द सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था कि रकम का मतलब हमें भूमि का कितना मुआवजा देना है, तो रकम के स्थान पर बल्कि क्षतिपूर्ति हो गया। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो गया कि जिस मात्रा में आपकी क्षति हुई है उसी मात्रा में आपकी पूर्ति होगी। अगर आपकी जितनी आपकी कमी आई है उसी मात्रा में सरकार आपको मुआवजा देगी। सरकार जो आपको मार्केट रेट मिलेगी वही सरकार आपको जमीन के बदले में प्रोवाइड कराएगी, ये कहा गया था। 26 अमेंडमेंट 1971 में क्या था, इसमें जो देसी राजाएं थे, जो देसी राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स थी अर्थात जो उनको पेंशन्स मिलती थी, जो देसी राजाएं थे, जैसे आप लोगों की जो रियासतें थी उनको जो राजाओं होते थे उनको जो सेवाएं और शर्तें मिलती थी या जो उनको पेंशन्स मिलती थी उन सारे पेंशन्स को इस अमेंडमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया। फिर से एक बार देखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट में 9 शेड्यूल जोड़ा गया, 7th अमेंडमेंट में 14 स्टेट 7 यूटी बनाए और इसी में क्या कहा गया कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के भी हो सकते हैं और उनको वेतन और भत्ता तब जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वही मिलेगा। 15th अमेंडमेंट 1962 में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़कर 62 और सुप्रीम कोर्ट के 62 से बढ़कर 65। 17वें अमेंडमेंट 1964 में इसमें 9 शेड्यूल में कुछ और विषयों को एडिट किया गया और 17th अमेंडमेंट 1964 हुआ। और 9 शेड्यूल आप लोगों को पता है कि किसी भी कानून को डाल देने पर वो न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हो जाता है। 21th अमेंडमेंट 1967 में इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। सिंधी भाषा को ऐड किया गया तो भाषाओं की संख्या पहले मूल संविधान में 14 थी तो एक बढ़ गया तो कितना हो गया 15, तो 15 भाषा थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। 24 में संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। 25 में 39 बी और सी को मूल अधिकार से बड़ा बना दिया गया कि अगर किसी का भी मूल अधिकार का वायलेशन करना है इन दोनों व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए
तो उसे क्या बोलते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के हित के लिए पूरे राष्ट्र की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के अंदर उसका भी कहीं ना कहीं कल्याण छुपा है, इसलिए उसकी अपने व्यक्तिगत हित के लिए ऐसे नहीं किया जाएगा। 26 अमेंडमेंट में क्या किया गया, तो जो देशी राजाएं थे उनको मिलने वाली सारी सुविधाएं को बंद कर दिया गया। ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, आगे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन इतने अमेंडमेंट आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इन सारे अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में आप फिर से जोड़ दे दीजिएगा। फर्स्ट में क्या किया गया, 9 शेड्यूल ऐड किया गया। 7th में 14 स्टेट, 7 यूटी। 15th में 60 से 62, 62 से 65, उच्च न्यायालय के 60 से 62 हो गई, 62 से सर्वोच्च न्यायालय की 62 से 65। 7th अमेंडमेंट में कुछ और विषयों को ऐड किया गया 9वीं अनुसूची में। 21वें में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 24वें में संसद पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिला। 25वें में क्या मिला, तो 25वें में 39B और C जोड़ा गया, जो मूल अधिकार से भी बड़ा बनाया गया। अगर 39B को लागू करने के लिए किसी के भी फंडामेंटल राइट का सरकार वायलेशन करती है तो उसे इस आधार पे क्लेम नहीं माना जाएगा। 26 अमेंडमेंट 1971 में क्या किया गया, तो इसमें जो देशी राजाएं थे उनको मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं को सरकार ने छीन लिया। और 25 में जो रकम शब्द था उसके स्थान पे क्षतिपूर्ति दे दिया। क्षति मतलब जिस मात्रा में उसकी क्षति है उस मात्रा में उसकी पूर्ति भी होगी। ये आप लोगों का वीडियो था। अगला वीडियो इस पे और आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अभी हाल में ही 8वीं अनुसूची में, जिसमें आपकी 22 भाषा थी, उसमें वहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को भी ऐड करने की बात की गई है। किस अनुसूची में, तो आपकी 8वीं अनुसूची में। ये आप लोगों की आज की क्लास थी। धन्यवाद।